फिजिक्स स्टडी में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज की वीडियो में सीखेंगे कि फिजिक्स के नियम कैसे बनते हैं, हाउ टू डेवलप द लॉज ऑफ फिजिक्स। अगर फिजिक्स को आप जीरो लेवल से समझना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मेन कंटेंट है उसको पहले ही मैंने सिस्टमेटिक जमा लिया है ताकि छोटी से छोटी वीडियो में कम टाइम में आप जैसे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट अगर हो रहा है तो एक जनरल इंसिडेंट है या किसी फिजिक्स के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो इंसिडेंट जो है घटित हो रहा है, उसको समझने के लिए टोटल 5 स्टेप्स होते हैं या कोई भी फिजिक्स का जो नियम होता है ये 5 स्टेप से गुजर करके बनता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई इंसिडेंट, अगर कोई XYZ, अगर मान लीजिए कोई घटना घट रही है, अगर कोई भी इंसिडेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, कोई घटना घट रही है, तो सबसे पहले स्टेप में हमारा काम ये होता है कि क्रमबद्ध प्रेक्षण लेना, सिस्टमेटिक ऑब्जर्व करना या सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन निकालना। तो सबसे पहले स्टेप में किसी भी इंसिडेंट को समझने के लिए कि वो फिजिक्स के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है या कोई जनरल इंसिडेंट है, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ जो डेटा है, मतलब यहाँ पर हम आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों का कलेक्शन किया जाता है। जब भी कोई नियम बनता है तो नियम बनने की इस प्रोसेस में किसी इंसिडेंट या किसी घटना विशेष के आंकड़ों का कलेक्शन किया जाता है। तो याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या काम करते हैं, तो क्रमबद्ध प्रेक्षण करते हैं। यह क्रमबद्ध प्रेक्षण का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे जैसे इंसिडेंट आगे बढ़ते चले जाता है वैसे वैसे हम उससे संबंधित जो डेटा है कलेक्ट करते हैं और उसको टेबुलेट फॉर्म में, अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, टेबल फॉर्म में, ठीक है भी, टेबल फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में, याद रखिए टेबल फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में हम जमाते हैं। ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा, याद रखिए टेबल फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में क्यों जमाते हैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो हमने सबसे पहले चीज इंसिडेंट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर लिए, हमने उसको टेबल में और ग्राफ में हमने उसको प्लॉट कर लिए या टेबल और ग्राफ में हमने उसको जमा दिए। अब टेबल और ग्राफ में जमाने के बाद अगला स्टेप यह आता है परिकल्पना का निर्माण। ये घटना सच में किसी रूल रेगुलेशन की तरफ इशारा कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसके लिए दिमाग में उन आंकड़ों से संबंधित कोई हाइपोथेसिस या कोई परिकल्पना या कोई सोच का डेवलप होना जरूरी है कि ये डेटा कुछ कह रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं, ये कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, ये सिग्निफिकेंस दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होने की संभावना है या ये कोई पैटर्न बनने की संभावना है। तो पैटर्न को समझने के लिए मैंने पहले बताया कि डेटा को टेबल और ग्राफ में जब हम जमाते हैं तो उससे कोई ना कोई पैटर्न दिखाई देता है। तो इन डेटा को हम परिकल्पना का निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर जब हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो इन डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं। तो सेकंड स्टेप जो होता है वो डेटा का एनालिसिस होता है। एनालिसिस भी दो प्रकार की होगी, एक आपकी एनालिसिस होगी क्वालिटेटिव, एक हो जाएगी क्वालिटेटिव और दूसरी हो जाएगी क्वांटिटेटिव। अब इसका क्या मतलब है ये समझना बहुत जरूरी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कितने डेटा अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के पास है, क्योंकि इससे डेटा के एक दूसरे के पास आने से किसी करीबी प्रैक्टिकल्स होने के या किसी एक ही टाइप के पैटर्न होने की संभावना के बारे में बात होगी। तो याद रखिए क्वालिटेटिव, तो ऐसे डेटा जो बिल्कुल पास के है, और क्वांटिटेटिव, आपने ऐसे कितने सारे डेटा का कलेक्शन किया है। जब कभी भी हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक एनालिसिस और क्वालिटेटिव को बोलते हैं गुणात्मक एनालिसिस। तो गुणात्मक एनालिसिस में याद रखिए डेटा के प्रिसीजन या डेटा की शुद्धता, ये याद रखिए उसमें ज़्यादा गैप ना हो। तो ऐसे डेटा का कलेक्शन जो बिल्कुल पास की वैल्यूज रखते हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जाएंगे। और आपने ऐसे कितने ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा का कलेक्शन किया है, आपने कितने ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा का कलेक्शन किया है, ये क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक एनालिसिस पर जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरे स्टेप में पहले स्टेप के जो कलेक्ट किए गए डेटा है उसका हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है एनालिसिस करते हैं। अब जो हमने एनालिसिस किया, चाहे वो मात्रात्मक किया या गुणात्मक किया, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव किया, उसके बाद बात करते हैं कि परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पना का परीक्षण, हमारे पास में जो डेटा आया है वो डेटा अब थोड़ा और क्लियर होने की कोशिश कर रहा है। पहले तो हमने कलेक्शन किया, दूसरे बार उनको कलेक्शन करने के बाद उनको टेबल फॉर्म में और ग्राफ फॉर्म में जमाने के बाद उनका पैटर्न समझने की कोशिश किए।
और पैटर्न समझने के लिए हमने उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लिया कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा का भी हमने एनालिसिस किया और उसमें से जो अच्छे डेटा थे, जो बिल्कुल पास के रिजल्ट दे रहे थे, उसको भी हमने जमा लिया। अब इसके बाद क्या काम करेंगे, परिकल्पना का परीक्षण, मतलब यहाँ पे टेस्टिंग जरूरी है कि ये जो डेटा आया है इन जो, क्योंकि क्वालिटेटिव जो डेटा होंगे वो किसी प्रयोग की तरफ बढ़ेंगे, किसी प्रैक्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो याद रखिए यहाँ पर बात आती है प्रयोग की। हमारे पास बहुत सारे डेटा है, हम हर किसी डेटा पर प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते। जो डेटा ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे, जो डेटा बार बार रिपीट होंगे, हम अपने प्रैक्टिकल्स को उन डेटा के करीब लेके जाएंगे या उनके इर्द गिर्द, उनके आजू बाजू या उनके आसपास हमारा प्रैक्टिकल जो है वो सेट होगा। तो याद रखिए तीसरे स्टेप में जहाँ पर हम परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, वहाँ पर बात आती है प्रैक्टिकल्स की। अगर वो प्रैक्टिकल्स मान लीजिए बार बार वैसे ही डेटा दे रहे हैं, तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। निष्कर्ष मतलब यहाँ पर किसी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न इन शर्तों के आधार पर बनेगा। तो परिकल्पना का परीक्षण हो गया, प्रैक्टिकल्स हमने कर ली और प्रैक्टिकल बार बार रिपीट होने के बाद हमने कुछ निष्कर्ष निकाले और निष्कर्ष निकालने के बाद ये पता चला कि कुछ शर्तों के अधीन, कुछ लिमिटेशंस, कुछ गाइडलाइंस या कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है ये वाले जो प्रैक्टिकल्स है ये अपने आप में कोई थ्योरी कह रहे हैं। क्योंकि आपने देखा डेटा का कलेक्शन किया, पैटर्न को समझने के लिए डेटा को टेबल में जमाया, ग्राफ में जमाया, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा को कलेक्ट किया, अच्छे जो पास के जो डेटा है उनको वहाँ से निकाला, उनको प्रैक्टिकल्स में सेट किया। प्रैक्टिकल करने के बाद वो प्रैक्टिकल के पैटर्न रिपीट होते चले गए, एक कंक्लूजन निकाला गया। कंक्लूजन में कुछ लिमिटेशंस, कुछ गाइडलाइंस, कुछ कंडीशंस निकल के आई, लेकिन वो पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में याद रखिए, ऐसी कंडीशन में फाइनली ऐसे जो निष्कर्ष है वो क्या कहलाएंगे, ऐसे जो निष्कर्ष है वो क्या कहलाएंगे, अंतिम सिद्धांत, फाइनल थ्योरी कहलाएंगी। बस यहाँ पर याद रखिए कुछ लिमिटेशंस के अधीन होगा, अभी नियम बना नहीं है। अगर मान लीजिए अगर ये जो छोटी छोटी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग ये पैटर्न अगर काम कर रहे हैं, अगर ये छोटी छोटी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग अगर ये मान लीजिए ये रूल्स या ये कंक्लूजन काम कर रहे हैं, तो अंतिम सिद्धांत कहलाएंगे। लेकिन इन लिमिटेशंस की भी अगर जरूरत न पड़े, कोई कंडीशन नहीं, ये यूनिवर्सल लागू हो जाए, हर जगह काम करे, हर स्थिति में अगर मान लीजिए ये काम करे, जैसे बोलते हैं ना न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, हर जगह लगेगा। वो सजीव बॉडी पर भी लगेगा, निर्जीव बॉडी पर भी लगेगा, किसी भी स्थिति में लगेगा। तो किसी भी स्थिति में कहीं पर भी प्राकृतिक घटनाओं को सपोर्ट करने के लिए या प्राकृतिक घटनाओं को कंप्लीट होने के लिए अगर मान लीजिए कोई लिमिटेशन की जरूरत न पड़े और ऐसी जगह ये सिद्धांत लागू हो जाए, तो यही सिद्धांत आगे जाकर के क्या कहलाते हैं, नियम। तो यहाँ पर नो लिमिटेशंस याद रखिए, या नेग्लिजिबल लिमिटेशन, बिल्कुल नहीं के बराबर लिमिटेशन है। अब ये नहीं के बराबर लिमिटेशन का मतलब होता है कि हो सकता है कि विद्युत के कुछ जो नियम है वो भौतिकी में मान लीजिए कि बल के कुछ नियम से बिल्कुल मैच नहीं करते होंगे, या वो बिल्कुल छोटे स्तर पर काम कर रहे होंगे तो कुछ बड़े स्तर पर काम कर रहे होंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल एक अलग लेवल पर काम करता है, न्यूक्लियर जो बल है वो अलग लेवल पर काम करता है, स्थिर विद्युत का जो बल है वो अलग लेवल पर काम करता है। तो इनकी लिमिटेशंस भी बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, एक आध कोई छोटी सी कंडीशन होगी, लेकिन नियम में कंडीशंस या किसी भी प्रकार की लिमिटेशन का ज़्यादा कोई जिक्र नहीं होता, अगर होता भी है तो बिल्कुल नगण्य होता है। तो याद रखिए ये टोटल 5 स्टेप में जाकर के एक नियम का निर्माण होता है। कैसे कैसे याद रखिए, इसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बने हैं, इवन IIT JEE में तो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन बनते हैं, नीट में भी कई बार काफ़ी सारे एनालिटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये पूरे पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स इसका बना लीजिए, इसको पूरी तरह से समझ लीजिए, जितना मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है उसको आप अपने नोट्स में देखिए, रिवाइज करिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर आप कहीं पर आपको मिल रहा है उसको सॉल्व जरूर करिए। आने वाली वीडियोस के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और शानदार टॉपिक। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।